नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका चैनल या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? पहला विकल्प है तियनचू, दूसरा विकल्प है चुआंतू, तीसरा विकल्प है इंतु और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। जो चीनी यात्री हैं उन्होंने भारत के लिए तियनचू, चुआंतू, इंतु आदि शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर के पश्चात आने वाले यूनानी इतिहासकार हैं। पहला है मेगास्थनीज, दूसरा है डायमेकस, तीसरा है डायनोसियस और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सिकंदर के पश्चात जो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस ये तीनों इतिहासकार आए हैं और इन्होंने मौर्य युगीन भारतीय राजनीति, संस्कृत आदि जो है विवरण अपने ग्रंथ में लिखा है या दिया है। तो जैसे कि मेगास्थनीज के विषय में हम लोगों को मालूम है कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मौर्य दरबार में भेजा गया एक राजदूत था और उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है जो विश्व प्रसिद्ध है और उस ग्रंथ से, इंडिका से भारत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। हमारा जो दूसरा यात्री है डायमेकस। डायमेकस जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था और उसने जो है जब जो है डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था तो बिंदुसार ने उससे कुल 3 वस्तुओं की मांग की थी। एक मीठी मदिरा, दूसरी सूखी अंजीर, तीसरा एक दार्शनिक। तो जो सीरिया नरेश थे एंटियोकस प्रथम, उन्होंने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दिया, लेकिन तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहलाया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो ये डायमेकस। इसके बाद डायनोसियस है। डायनोसियस जो है मिस्र के शासक जो है मिस्र नरेश जो है टालमी फिलाडेल्फस के द्वारा जो है मौर्य दरबार में भेजा गया एक राजदूत था और यह तो पत्र लेकर जब वहाँ से चला था तो मौर्य नरेश बिंदुसार के दरबार में चला था, लेकिन जब वह यहाँ पे पाटलिपुत्र में आया उस समय बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी और अशोक जो है मौर्य वंश के सिंहासन पर आसीन था। तो जो हमारा जो डायनोसियस है, इसका अगर प्रश्न आता है डायनोसियस किसके काल में आया था तो हम बताएंगे अशोक के काल में आया था। डायमेकस किसके काल में आया था तो हम बताएंगे बिंदुसार के समय में आया था। और मेगास्थनीज अगर किसके समय में आया था तब हम बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक इतिहासकार है पिलनी ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है कि जो मिस्र के राजा टालमी जो फिलाडेल्फस थे उन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, लेकिन इसका क्लियर नहीं है कि वह शासक कौन था, बिंदुसार थे या अशोक थे, लेकिन इन्हें जो है अशोक के दरबार में ही माना जाता था। ये जो आपका टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस है एक्चुअली दोनों का समकालीन है, बिंदुसार और अशोक दोनों का समकालीन है। तो मतलब ये है सिकंदर के पश्चात आने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं? मेगास्थनीज है, डायनोसियस है, डायमेकस है, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय बताया है? पहला विकल्प है
प्लूटार्क, दूसरा विकल्प है स्ट्रैबो, तीसरा विकल्प है जस्टिन और चौथा विकल्प है एरियन। हमारा सही आंसर है विकल्प बी स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने जो है मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका को अविश्वसनीय बताया था, काल्पनिक बताया था। इसके बाद जो प्लूटार्क है, प्लूटार्क ने भी जो है मौर्य काल के विषय में अपना मूल रूप से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में लिखा है, और उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि किसका कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। इसके बाद जस्टिन है, जस्टिन के विषय में भी ये कि एक बार जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है युवा अवस्था में था तो जस्टिन का उल्लेख है कि तब वह जो है सिकंदर से मिला था नंद साम्राज्य का पतन करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए। लेकिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य बहुत स्पष्टवादी था, इसलिए जो इसकी स्पष्टवादिता से सिकंदर नाराज हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा। यह भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा किस इतिहासकार ने, तब जस्टिन ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है इंडिका के उद्धरण, इंडिका के उद्धरण निम्नलिखित लेखकों में से किसके उद्धरण में मिलते हैं? पहला है एरियन, दूसरा विकल्प है स्ट्रैबो, तीसरा विकल्प है प्लूटार्क और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपर्युक्त सभी। जो हमारी इंडिका है यह मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि इसके जो उद्धरण है यह एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, डायोडोरस आदि के विवरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक है? तो इसमें हमारा जो पहला विकल्प है टालमी, दूसरा विकल्प है प्लिनी, तीसरा विकल्प है प्लूटार्क और चौथा विकल्प है एक अज्ञात लेखक। इसमें हमारा सही आंसर है एक अज्ञात लेखक। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का जो लेखक जो है अभी अज्ञात है, उसके विषय में हमें जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ये मालूम हुआ कि 78 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा पर आया था। इसके बाद जो टालमी जो है वह 2वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था और उसने भारत का भूगोल नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसने भारत के विषय में विस्तृत विवरण दिया है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है। प्लूटार्क के विषय में जो है अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अभी ऊपर इसका आंसर मिल ही गया था कि भारत का भूगोल के लेखक हैं टालमी, प्लिनी, प्लूटार्क एक अज्ञात लेखक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए टालमी। टालमी ने भारत का भूगोल लिखा जिसके विषय में हम आगे चलकर जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री का नाम है। पहला है सुंग युन, दूसरा विकल्प है फायान, तीसरा विकल्प है ह्वेनसांग और चौथा विकल्प है चाओजू कुआ। हमारा सही आंसर है विकल्प बी फायान। फायान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कब आया था? 399 में आया था और 414 ईस्वी तक जो है वह भारत भ्रमण किया था। इस प्रकार से वह लगभग 15 वर्षों तक भारत की यात्रा पर रहा और उसने भारत के विषय में विशद विवरण दिया। लेकिन उसने इसके ग्रंथ का नाम है फोओकी नामक ग्रंथ लिखा था और उसमें इसने मध्य देश का विवरण दिया है और राजा का नाम कहीं पर नहीं बताता। एक प्रश्न आता है, यह प्रश्न आया है परीक्षाओं में कई बार कि जब फायान भारत की यात्रा पर आया था तो उस समय पाटलिपुत्र या मगध का शासक कौन था? तो उसने मगध का उल्लेख नहीं किया, मध्य देश का उल्लेख किया है और मध्य देश का राजा का नाम वह नहीं बताता। लेकिन उसने जो विवरण दिए उससे अनुमान लगाया गया कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही था।
इसमें इसके बाद जो है फायान हो गया है। दूसरा विकल्प है सुंगयून, यह 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों तक भारत में रहा, और 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर रहा। फायान हो गया। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। और चाउ जुकुआ, यह प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि चाउ जुकुआ ने किस राजवंश का विवरण दिया है, तो चाउ जुकुआ ने चोल वंश के विषय में विवरण दिया है। हमारा अगला प्रश्न है वेनसांग की जीवनी का लेखक है। वेनसांग की जीवनी का लेखक है, पहला विकल्प है चाउ जुकुआ, दूसरा विकल्प है ह्वीली, तीसरा विकल्प है इत्सिंग, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी इत्सिंग, सॉरी ह्वीली। ह्वीली जो है वेनसांग की जीवनी का लेखक है और वह जो है वेनसांग का मित्र था, और उसने जो है वेनसांग का जो यात्रा विवरण है जिसे हम CUK के नाम से जानते हैं, CUK के नाम से जानते हैं, और उसने जो है उसमें उसका उद्धरण लेकर जो है वेनसांग की जीवनी लिखी है। और इत्सिंग जो है भारत में 671 ईस्वी में आया था। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा चीनी इतिहासकार चोल वंश के विषय में सूचना देता है। पहला विकल्प है मातवानलिन, दूसरा विकल्प है चाउ जुकुआ, तीसरा विकल्प है इत्सिंग, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी चाउ जुकुआ। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि चाउ जुकुआ किसके विषय में सूचना देता है, चोल वंश के विषय में सूचना देता है। पहला विकल्प है मातवानलिन। मातवानलिन जो है हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान का, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मातवानलिन ने किसका विवरण दिया है, तो मातवानलिन ने हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान का विवरण दिया। या हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान का विवरण किस इतिहासकार ने दिया, किस चीनी इतिहासकार ने दिया है, तो वह है मातवानलिन। इत्सिंग जो है 671 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। हमारा अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर कौन सा अरबी यात्री आया था। पहला विकल्प है अलबर्नी, दूसरा विकल्प है अल मसूदी, तीसरा विकल्प है अल बिलादरी, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प पहला विकल्प है अलबर्नी, दूसरा विकल्प है अल मसूदी, तीसरा विकल्प है अल बिलादरी, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प ए अलबर्नी। अलबर्नी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आया था, और मध्य एशिया पे जो है आक्रमण जब महमूद गजनवी ने किया था तो वहाँ से जो है ममूनी शासकों से जो है इसने छीन कर अलबर्नी को लाया था। और अलबर्नी एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, और उसने भारत के विषय में जो कुछ देखा सुना उसे अपने ग्रंथ में लिखा। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसने उसने भारतीय संस्कृति किसने जो है इस ग्रंथ में भी प्रश्न आया है कि किस पक्ष का विवरण नहीं दिया, तो राजनीतिक घटनाओं का विवरण बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि जो है यहाँ की सांस्कृतिक आर्थिक दशाओं का विवरण, आध्यात्मिक दशाओं का विवरण अपने ग्रंथ में किताबुल हिंद में इसने दिया है। आगे इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है अल मसूदी जो है यह एक अरबी लेखक था, और इसने जो है मुरजुब जहाब नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, और यह प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दरबार में आया था। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दरबार में आया था कौन, अल मसूदी। तीसरा विकल्प है अल बिलादरी। अल बिलादरी जो है 9वीं शताब्दी का एक अरबी लेखक है। इसके बाद हमारा अगला विकल्प है कौन सा अरबी यात्री गीता से विशेष प्रभावित था। तो पहला विकल्प है अलबर्नी, दूसरा विकल्प है अल मसूदी, तीसरा विकल्प है अल बिलादरी, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए अलबर्नी। अलबर्नी जो है गीता से बहुत जो है प्रभावित था। उसने गीता को जब पढ़ा, उसको देखा, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ, और अपने ग्रंथ तहकीक हिंद या किताबुल हिंद में उसने जो अपना विवरण दिया है।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कंग्यूर एवं तंग्यूर। कंग्यूर एवं तंग्यूर का लेखक है, पहला विकल्प है तारानाथ, दूसरा विकल्प है डायमेकस, तीसरा विकल्प इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प है उपर्युक्त दोनों। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार थे और 12वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं। अगर प्रश्न आ जाए 12वीं शताब्दी, इनका समय क्या है तो 12वीं शताब्दी है। इन्होंने कंगीर एवं तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। डायमेकस के विषय में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न है मुर्जुज जहाब। मुर्जुज जहाब का लेखक कौन है? पहला विकल्प है अल मसूदी, दूसरा विकल्प है अल बिलादुरी, तीसरा विकल्प है सुलेमान और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है अल मसूदी। अल मसूदी जो है मुर्जुज जहाब का लेखक है। यह प्रश्न जो है अभी हाल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था। अल बिलादरी के विषय में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। सुलेमान जो है यह एक अरबी यात्री था और पंजाब के यात्रा पर आया था और भारत विषयक इसने विवरण दिया है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। पहला विकल्प है एपिग्राफी, दूसरा विकल्प है न्यूमिस्मेटिक्स, तीसरा विकल्प है बोस्ट्रोफोदन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और बोस्ट्रोफोदन जो है मुख्य रूप से सैंधवलिप थी। सैंधवलिप थी जिसे हिंदी में गोमूत्रिका कहा जाता है। गोमूत्रिका लिप कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है हेमचंद राय चौधरी, दूसरा विकल्प है डी.आर. भंडारकर, तीसरा विकल्प है आर.सी. मजूमदार और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, डी.आर. भंडारकर ने जो है केवल अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। हेमचंद राय चौधरी जो है एक प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है विद्वान हैं। आर.सी. मजूमदार जो भारत के एक वरिष्ठ इतिहासकार थे। इनके विषय में एक घटना मैं आपको बताऊं कि जब 1957 ईस्वी में 1857 की घटना के जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो भारतीय इतिहास लेखन जो है उस घटना को क्रमबद्ध रूप से लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसमें चूंकि ये वरिष्ठ इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार, इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कमेटी में अनबन हो जाने के कारण मजूमदार जी ने जो है इस्तीफा दे दिया। फिर जो है सुरेंद्रनाथ सेन ने जो है भारत का जो है इतिहास लिखा था। उसका नाम ही है 1857। यशवंत सेन की रचना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस अभिलेख में इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का उल्लेख साक्षी के रूप में मिलता है? पहला विकल्प है एरण अभिलेख, दूसरा विकल्प है प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा विकल्प है एहोल अभिलेख और चौथा विकल्प है बोगज कोई अभिलेख। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बोगज कोई अभिलेख। हमने आपको बताया था इसके पहले बोगज कोई अभिलेख जो है वर्तमान तुर्की में है और इसमें जो है 4 वैदिक देवताओं का इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का उल्लेख एक साक्षी के रूप में हुआ था। वहाँ पे 2 कबीले थे और उनके मध्य में एक संधि हुई थी जिसमें जो है इन 4 देवताओं का उल्लेख एक साक्षी के रूप में मिलता है। हमारा जो एरण अभिलेख है यह किससे संबंधित है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसी अभिलेख में कहा गया है कि जो एरण प्रदेश है वह उसका भोग नगर था। ये प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का भोग नगर, तो समुद्रगुप्त का भोग नगर है एरण अभिलेख। प्रयाग प्रशस्त भी जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसके लेखक हरिसेन हैं। इसके बाद एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से।
पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें जो है हर्ष एवं उसके मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। और इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्त का लेखक, एहोल अभिलेख का लेखक, ये सब पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में कौन सा लेख उत्कीर्ण करवाया था? तो पहला है गरुण स्तंभ लेख, दूसरा है मंदसौर अभिलेख, तीसरा है एरण अभिलेख और चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गरुण स्तंभ लेख। गरुण स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस एक यवन राजदूत था जिसे किसने भेजा था? यवन शासक एंटियालकिड्स ने भेजा था। किसके दरबार में? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। और हेलियोडोरस एक ऐसा यूनानी इतिहासकार है या यात्री है जिसने वैष्णव धर्म ग्रहण किया था। भारत में आकर उसने वैष्णव धर्म को अंगीकार कर लिया था और मध्य प्रदेश के विदिशा में जो है इस गरुण स्तंभ लेख को उत्कीर्ण करवाया था। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, गरुण स्तंभ लेख। इसके बाद जो मंदसौर अभिलेख है, यह मंदसौर अभिलेख किससे? कन्नौज नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र अभिलेख है। एरण अभिलेख के विषय में भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खालिमपुर अभिलेख संबंधित है। पहला विकल्प है गुर्जर पतिहार राजवंश से, दूसरा विकल्प है चंदेल राजवंश से, तीसरा विकल्प है पाल वंश से और चौथा विकल्प है गौहरवाल वंश से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पाल वंश। पाल शासक धर्मपाल से जो है खालिमपुर अभिलेख संबंधित है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। पहला विकल्प है आहत सिक्के, दूसरा विकल्प है दीनार, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के हैं, जिनको साहित्य में कर्षपर्ण कहा जाता है, कासापण के नाम से जाना जाता है। और यह लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका अस्तित्व मिलता है। और किस से बने थे? चांदी से बने थे आहत सिक्के और इन पे जो विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया था। और दीनार जो है स्वर्ण मुद्राओं को दीनार के नाम से जाना जाता था और गुप्त काल में इसका जो है उदय हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? हमारा पहला विकल्प है मौर्यों ने, जब गलत आंसर है। दूसरा विकल्प है गुप्तों ने, यह भी गलत है। तीसरा है कुषाणों ने और चौथा है सातवाहनों ने। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? विकल्प सी, कुषाणों ने। भारत में जो है स्वर्ण मुद्राओं को जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के आए तो कुषाणों ने किए थे। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गुप्तों ने। लेकिन गुप्तों के जो सोने के सिक्के थे इसमें मिलावट थी और कुषाणों के सिक्के जो है 124 ग्रेन के शुद्ध स्वर्ण सिक्के थे। मौर्यों ने किसी भी सोने के सिक्के का प्रचलन नहीं किया था। और सातवाहनों ने लगभग सभी धातुओं के सिक्के ढलवाए थे और उसमें से एक धातु थी पोटीन के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में सूचना उनके सिक्कों के आधार पर होती है? पहला विकल्प है मालव, दूसरा है योधे, तीसरा है पांचाल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। मालव, योधे एवं पांचाल, इन सभी राजवंशों के विषय में सूचना हमें किससे प्राप्त होती है? केवल सिक्कों के आधार पर ही होती है। इससे जो है
उनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का विवरण हमें प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से ये जो है गणराज्य थे। कौन क्या थे? एक गणराज्य सब थे। तो मित्रों, इस प्रकार से आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए प्रासंगिक होगी और आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।